दैट इज चैप्टर नंबर 12। और ये जो चैप्टर है ये बेसिकली है अबाउट इंस्ट्रक्शन सेट। सो इंस्ट्रक्शन सेट है और इसके जो फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने इसमें पढ़नी है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 जो है उसको कवर किया था और उसके बाद जो मैंने आपको कहा था कि मैं डायरेक्टली जंप कर जाऊंगा चैप्टर नंबर 12 के ऊपर, जिसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट और आर्म आर्किटेक्चर और इंटेल का x86 आर्किटेक्चर जो है उसको स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस देखेंगे। जो से नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम इंस्ट्रक्शन सेट ही पढ़ेंगे लेकिन उसकी एड्रेसिंग मोड्स की तरफ आएंगे और फिर उसके बाद प्रोसेसर का आर्किटेक्चर आ जाएगा, पाइपलाइनिंग और फिर मल्टी कोर, फिर हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ भी जो है वो चलते हैं और यहीं से हमारा बेसिकली जो है ना एडवांस्ड वाला जो वर्जन जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, इसमें अब हमारे पास इसको रीड कर लेते हैं, शुरू में थोड़ी सी फाउंडेशन बनाते हैं और फिर आगे जो है ना वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ हम आ जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास आपके सामने स्लाइड नंबर शो हो रही होगी, स्लाइड नंबर 3, दैट इज अबाउट मशीन इंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इसके ऊपर क्या है कि जो द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर इज डिटरमिन्ड बाय द इंस्ट्रक्शन इट एग्जीक्यूट्स। इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रोसेसर ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो डिटरमिन कौन कर रहा होता है कि जो इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, क्योंकि आपकी इंस्ट्रक्शन बताती है कि अब आपके प्रोसेसर ने क्या करना है। और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज रेफर्ड टू एज मशीन इंस्ट्रक्शंस और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। फाइन। अब प्रोसेसर को आपने जो काम देना है, जो ऑपरेशन देना है, जो उसने एग्जीक्यूट करना है, वो बेसिकली आपकी इंस्ट्रक्शन है या मशीन इंस्ट्रक्शन है। उसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, उसे मशीन इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, इसी इंस्ट्रक्शंस की एक कलेक्शन का बना ले, यानी कि एक सेट बना ले, that the processor can execute is referred to as the processor's instruction set. तो processor instruction set का मतलब क्या है कि जो set of instructions जो आपका प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है उसे हम क्या कहते होते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये हमारा प्रोसेसर का जो है ना वो इंस्ट्रक्शन सेट है। इसका मतलब है कि आपके प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट में जितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आपका प्रोसेसर सिर्फ वही इंस्ट्रक्शंस रिकॉग्नाइज करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। उसके अलावा वो कोई और इंस्ट्रक्शंस जो है वो उसमें एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। Each instruction must contain the information required by the processor for execution. हर इंस्ट्रक्शन में वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि प्रोसेसर को एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंस्ट्रक्शन सेट में कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन हो जिसको प्रोसेसर समझ ही ना सकता हो, उसको इंटरप्रेट ही ना कर सकता, उसको एग्जीक्यूट ही ना कर सकता। तो इट मस्ट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि प्रोसेसर को चाहिए फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। अच्छा जी, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर मशीन इंस्ट्रक्शन जो होती है या कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो होती है उसकी क्या क्या एलिमेंट्स क्या है, मतलब वो इंस्ट्रक्शन जो है वो किन चीजों पर मुश्तमिल होती है, किन एलिमेंट्स के ऊपर कंप्राइज्ड होती है। उसमें जो पहला पार्ट है वो है ऑपरेशन कोड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ऑप कोड। ऑप कोड क्या होता है? ऑप कोड ये होता है कि इट स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है ना वो बेसिकली आपका ऑप कोड है। द ऑपरेशन इज स्पेसिफाइड बाय अ बाइनरी कोड नोन एज द ऑपरेशन कोड और ऑप कोड। ये एक बाइनरी सा कोड है। जिस तरह अगर आपको याद हो, मैंने चैप्टर नंबर 3 में आपको बताया था कि अगर एक मशीन इंस्ट्रक्शन जो है वो 16 बिट्स की है तो उसके जो पहले 4 बिट्स हैं वो ऑप कोड है और अगले 12 बिट्स जो मैंने कहा था कि एड्रेस है। लेकिन पहले जो 4 बिट्स जो थे ना वो ऑप कोड था, यानी कि ऑप कोड ये बताता है कि आपने कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपने आपके सीपीयू ने। ठीक है, उसके बाद आपका मशीन इंस्ट्रक्शन का एक एलिमेंट हो सकता है सोर्स ऑपरेंड रेफरेंस। दोबारा पढ़ लेता हूं, सोर्स ऑपरेंड रेफरेंस, which means the operation may be involve one or more source operands, that is operands that are inputs for the operation. So आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर जो होंगे वो जो है वो सोर्स ऑपरेंड हो सकते हैं। सोर्स ऑपरेंड वो होंगे जिसके ऊपर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे
जैसे आपके पास एक एक नंबर था 0003 था और 0002 था, ये दोनों आपके पास सोर्स ऑपरेंड्स थे जिनको आपने जमा करके 0005 बनाया था और आपने बाद में उसको आप पेस्ट कर रहे थे कहीं मेमोरी में जाके। जो सोर्स ऑपरेंड वो होता है जिस जो ऑपरेशन जिस इनपुट्स के ऊपर अप्लाई होता है ना, उन इनपुट्स को हम बेसिकली सोर्स ऑपरेंड कहते हैं। रिजल्ट ऑपरेंड रेफरेंस क्या होता है? द ऑपरेशन में प्रोड्यूस अ रिजल्ट। और ऑब्वियसली सी बात है कि जिन सोर्स ऑपरेंड्स के ऊपर आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उनके वजह से क्या होगा, एक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ऑपरेंड आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रेफरेंस। दिस टेल्स द प्रोसेसर वेयर टू फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। ठीक है ना? बेसिकली क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रेफरेंस में क्या होगा कि आपका होगा दिस टेल्स द प्रोसेसर वेयर टू फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। जब ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो है उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से फेच करनी है, और वो इंफॉर्मेशन भी जो है वो आपके प्रोसेसर को बताएगी आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का रेफरेंस। अच्छा, ये बेसिकली आपके पास मशीन इंस्ट्रक्शन के ना कोई की एलिमेंट्स हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, एक तो मशीन इंस्ट्रक्शन का एलिमेंट ये है कि भाई आपका ऑप कोड क्या है, उसमें ऑप कोड होगा। और दूसरा होगा या उसमें सोर्स ऑपरेंड के रेफरेंसेस होंगे कि कौन कौन से आपने ऑपरेंड्स जो है वो फेच करने हैं जिनके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो परफॉर्म कर लेंगे तो उस ऑपरेशन की वजह से कोई रिजल्ट्स आएंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो जंप कर जाएंगे। अच्छा, ये स्लाइड आप लोगों को अगर याद हो तो ये चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने ये स्लाइड देखी थी और मैंने आप लोगों को कहा था कि यार ये स्लाइड जो है इंशाल्लाह हम आगे भी पढ़ेंगे। और अब आपको ये स्लाइड देख के जरूर वो बात मेरी याद आ रही होगी कि चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 12 में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि बीच में हमने कोई चैप्टर्स अगर स्किप भी किए हैं तो इट्स ओके, हम उसको फिर भी जो है ना वो अल्टीमेटली कैच कर सकते हैं। सो आपको पता है ये जो है वो इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन से शुरू होता है, जहां पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो आता है वो 300 था। 300 के ऊपर जाके हमने एक इंस्ट्रक्शन उठाई थी 1940, हमने वो इंस्ट्रक्शन फेच की। 1940 फेच करने के बाद हमने उस इंस्ट्रक्शन को का ऑपरेटिंग डिकोडिंग की। वन का मतलब, जी जी पूछे सवाल, ये मैं आपको उस एग्जांपल जो मैंने आपको फिगर दिखाई थी ना, मैं उसको रेफर कर रहा हूँ। बताए बताए पूछे। अच्छा, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। एनीवेज, तो आपका इंस्ट्रक्शन को आपने डिकोड किया। 1 का मतलब था लोड करें और 940 का मतलब था 940 से एड्रेस से लोड करें। उसके बाद जाके आपने आपने अपना ऑपरेंड जो था वो 940 था, उसके बाद आपने 940 पे जाके 0003 फेच किया। उसके बाद फिर आपने 0002 फेच किया, उन दोनों के ऊपर प्लस का ऑपरेशन किया, फिर आपके पास 0005 हो गया। उसको आपने फिर 2940 के एक 2 का मतलब था कि आपने वहां पे पेस्ट करना है, और 941 एड्रेस था, उस एड्रेस पे जाके आपने वो ऑपरेंड जो है वो स्टोर करवा दिया। उसके बाद आपकी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी और आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच की। ये पूरा उसने वो जो हमने एक डायग्राम देखी थी ना, एक उसमें ब्लॉक्स की फॉर्म में, उसको उसने जो है ना फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना हर चैप्टर में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पढ़ते जाएंगे और अपने जो जो प्रायर के हमने जो इनिशियल कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं उन्हीं को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे अपने नॉलेज में। अच्छा, अब बड़े मजे की बात आ गई। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें ना बड़ी इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएंगी। अब आप हेडिंग रीड करें तो ये है कि अब आपके सवाल होंगे जहन में कि हमने 0003 को और 0002 को उठाया था, हमने मेन मेमोरी से उठाया था, और उसके बाद हमने उन दोनों नंबर्स को उठा के प्लस किया अपने सीपीयू के रजिस्टर में, उसको प्लस किया एक्यूमुलेटर में जाके, और उसके बाद जब वो प्लस हो गया तो हमने उसको दोबारा फिर ना मेन मेमोरी में वापस स्टोर करवा लिया। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सोर्स और रिजल्ट के ऑपरेंड्स हैं ये कहाँ पे मौजूद होंगे, ये कहाँ कहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। पहला जो इसका जवाब है वो है
मेन और वर्चुअल मेमोरी, which means के as with next instruction reference the main or virtual memory address must be supplied। पहली तो ये बात है कि आपका वो जो सोर्स ऑपरेंड है, सोर्स ऑपरेंड क्या होगा? सोर्स ऑपरेंड वो होगा कि जिसके ऊपर आपने कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मसलन प्लस अगर आपने करना है ना, तो प्लस आपका ऑपरेटर है, जिसके ऊपर आपने प्लस करना है, जिन दो नंबर्स के ऊपर प्लस करना है, वो जो दो नंबर्स हैं वो आपके ऑपरेंड है, सोर्स ऑपरेंड है। वो सोर्स होंगे, दो सोर्स के ऊपर आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके जवाब में एक रिजल्ट आएगा, उसको हम रिजल्ट ऑपरेंड कहेंगे। अब सवाल ये पता होता है कि ये सोर्स ऑपरेंड कहाँ पे मौजूद होगा। पहली तो चीज है कि मेन मेमोरी में हो सकता है, जिस तरह 940 और 941 आपने देखे, दो एड्रेसेस दे दिए और एड्रेसेस से ऑपरेंड्स उठ के आ गए और आपने एक्यूमुलेटर में ऐड कर दिया अपने सीपीयू के रजिस्टर में। सो वो पड़े हुए कहाँ थे एक्चुअली? वो पड़े हुए थे आपके मेन मेमोरी में। तो जब भी आपका सोर्स ऑपरेंड मेन मेमोरी में पड़ा होगा, तो आपको अपनी इंस्ट्रक्शन में उस मेन मेमोरी का एड्रेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ से मेन मेमोरी में किस एड्रेस से आप अपना बेसिकली सोर्स ऑपरेंड जो है वो उठाएंगे। इज इट क्लियर? ये बात समझ आती है सबको? अच्छा, यस। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो आप एग्री करके सारे मेरे से कि हाँ सर आपकी बात ठीक है, ये जो सोर्स ऑपरेंड होगा ये मेन मेमोरी में पड़ा होगा और आपका सीपीयू जो है वो मेन मेमोरी में से उठाएगा। उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपका ऑपरेंड जो है वो मेन मेमोरी में, या अभी इसने लिखा हुआ है मेन और वर्चुअल मेमोरी, क्योंकि मेमोरी चैप्टर नंबर मेरे ख्याल है 4 या 5 है, उसमें वर्चुअल मेमोरी भी कवर हो चुकी हुई है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन अभी मैंने आपको वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, तो कोई बात नहीं, आप इसको फिलहाल अभी इग्नोर करें। अभी हमने थोड़ा सा आगे चलना है, फिर मैं आपको ये दोबारा ये जो कॉन्सेप्ट्स रह गए ना, ये मैं दोबारा भी आपको बता दूंगा। बट आप अभी यही समझें कि मेन मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी द सेम थिंग। सो मेन मेमोरी में या वर्चुअल मेमोरी में हमारे पास हमारा पड़ा होगा क्या? हमारा पड़ा होगा ये सोर्स ऑपरेंड। दूसरी चीज ये है कि हमारा मेन जो हमारा सोर्स ऑपरेंड है वो आईओ डिवाइस से भी आ सकता है। यानी कि द इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो आपका कीबोर्ड, यानी कि जो आपका इनपुट है, हो सकता है कि आपका एक प्रोग्राम ऐसा हो जो कि सोर्स, यानी कि दो नंबर्स को आपने ऐड करना है, तो वो दो नंबर्स आपका यूजर इंटर करेगा। मसलन आपने एक प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम में आपने यूजर को कहा इंटर नंबर ए, उसने 10 इंटर कर दिया। फिर वो कहता है इंटर नंबर बी, आपने 5 इंटर कर दिया। तो वो जो इनपुट आ रही है, दो नंबर जो आ रहे हैं जिनको उसने ऐड करना है, वो आ रहे हैं फ्रॉम आईओ डिवाइस। वो नंबर्स आपके मेन मेमोरी में नहीं पड़े हुए, वो आईओ से आ रहे हैं। सो अगर ऐसा कोई केस होता है, तो उस केस में क्या होगा? द इंस्ट्रक्शन मस्ट स्पेसिफाई द आईओ मॉड्यूल, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी स्पेसिफाई करेगी आईओ मॉड्यूल को, एंड द डिवाइस फॉर द ऑपरेशन, और किस डिवाइस पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है। और अगर मेमोरी मैप्ड आईओ यूज हो रही है, दिस इज जस्ट अनदर मेन और वर्चुअल मेमोरी। अच्छा, इसमें क्या मतलब हुआ कि अगर तो आपकी आईओ डिवाइस से आ रही है, डाटा आ रहा है, तो आईओ डिवाइस से अगर कुछ चीज कोई सोर्स ऑपरेटर आ रहा है, तो फिर आपका जो इंस्ट्रक्शन होगी ना, उसमें आईओ आईओ का आपने एड्रेस लिखा होगा, और वो इंस्ट्रक्शन बता देगी कि ये इंस्ट्रक्शन ऐसी इंस्ट्रक्शन होगी कि उसको देख के आप बता देंगे कि हाँ सर ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है ना, इसमें जो ऑपरेंड ऑपरेंड आना है ना, सोर्स ऑपरेंड जो आना है वो मेन आईओ से आना है, वो मेन मेमोरी से नहीं आना। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या होगी, कैसी होगी, इसकी एग्जांपल क्या है, इंशाल्लाह इसी चैप्टर में ये भी हम कवर कर लेंगे। अभी हम सिर्फ जिसे कहते हैं ना कॉन्सेप्चुअल सीख रहे हैं। अच्छा, इस बुक का मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ। बुक क्या करता है? बुक वाला ना पहले आपको शुरू की ना मसलन अगर 40 स्लाइडें हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं ये बिगर पिक्चर आपको हमेशा पहले इसलिए देता हूँ ताकि जो चीज आप पढ़ने लगे ना, आपको पहले पता हो कि भाई हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो मैंने शुरू के दिनों में आपसे बात की थी। सो बुक वाला क्या करता है कि पहली 10 से 12 स्लाइड्स में ना आपको जनरल कॉन्सेप्ट देगा कि यार ये असल में ये जो है क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट जो है ये बेसिकली होती क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसको कैसे बनाया जाता है। यानी कि अगर कोई आर्किटेक्चर आप खुद भी प्रपोज करना चाहते हैं ना, अगर आप खुद एक अपना आर्किटेक्चर बनाना चाहते हैं, तो आपको वो फंडामेंटल्स मिल जाएंगे कि भाई अगर आप अपना आर्किटेक्चर खुद भी बना सकते हैं। ये नहीं है कि कोई आसमान से लोग आते हैं बनाने के लिए। हम जैसे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं,
बाज एक प्रोफेसर के ग्रुप में स्टूडेंट्स थे मास्टर्स की, उन्होंने मिलके आर्किटेक्चर बनाया और वो रिस्क आर्किटेक्चर के नाम से अब आजकल चल रहा है। वो बेसिकली यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, बच्चों का थीसिस था, एमएस के और पीएचडी के थीसिस थे, और उधर से निकला और वो आज एक फुल फ्लेज आर्किटेक्चर बन गया। सो आर्किटेक्चर बनाने के लिए आपको प्री रिक्विजिट्स अगर आ जाए, जब आपको बेसिक्स बेसिक्स आ जाएंगे, फिर तो आप सब कुछ खुद कर सकेंगे। सो इस बुक वाले ने पहले शुरू की स्लाइडों में आपको कॉन्सेप्ट देगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन देते हुए एग्जांपल्स दिखाएगा। वो एग्जांपल जब आप देखेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको आर्म की और आपको x86 की एग्जांपल दे देगा, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट मजीद रीइंफोर्स हो जाएगा। लेकिन आर्किटेक्चर की जो सिर्फ एग्जांपल्स देना ना, वो तो सिर्फ ये है कि अगर आपको मैं एग्जांपल दिखा दूंगा, आपको कहेंगे बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो फलसफा है, वो असल चीज है ना, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट फलसफा आ जाएगा, तो उसके बाद जो है वो एग्जांपल्स समझना कोई इतना बड़ा हेडेक नहीं रहेगा। मेन चीज ये कॉन्सेप्ट है कि ये अगर हम कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, मसलन हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो ऑपरेंड है, सोर्स ऑपरेंड की मैं बात इनफैक्ट कर रहा हूँ, या रिजल्ट ऑपरेंड्स है, ये कहाँ पे हो सकते हैं। एक हमने कहा ये मेन मेमोरी में हो सकते हैं, वर्चुअल मेमोरी में, या हमने कहा आईओ डिवाइस। तीसरा है वो प्रोसेसर के रजिस्टर पे भी हो सकते हैं। मसलन आपका जो सीपीयू जो है, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, आपको पता है उसके अंदर कई रजिस्टर्स होते हैं। उन रजिस्टर्स के अंदर भी आपका ऑपरेंड पड़ा हो सकता है। हो सकता है कि आपको मेन मेमोरी में जाने की जरूरत ही ना हो, या आपको आईओ डिवाइस में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रोसेसर के अंदर ही जो दो रजिस्टर्स है ना, R1 R2 R3 R4, इन रजिस्टर्स के अंदर ही आपका जो है वो पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, लब लग रहे उसमें पड़ा हुआ है, ऑपरेंड पड़ा हुआ है, और उन दो ऑपरेंड्स को आप उठा के एक्यूमुलेटर में जाके ऐड करवा रहे हैं। सो अ प्रोसेसर contains one or more registers that may be referenced by machine instructions। ये कह रहा है कि आपके प्रोसेसर में एक या एक से ज्यादा जो है वो क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, और जिनको आपकी मशीन इंस्ट्रक्शंस रेफर करती हैं। अब आप कहेंगे सर एक मशीन इंस्ट्रक्शन है, उसमें कैसे पता लगेगा कि ये जो सोर्स ऑपरेंड है, ये प्रोसेसर रजिस्टर से, प्रोसेसर के रजिस्टर से उठाना है, या मेन मेमोरी से उठाना है, या आईओ डिवाइस से। ये भी एक आर्ट है कि उस इंस्ट्रक्शन में ये बात लिखी होगी कि आपने कहाँ से उठाना है। ये भी इंफॉर्मेशन आपकी मशीन मशीन इंस्ट्रक्शन में लिखी होती है। जैसे लिखा होता है ना 1940, वन का मतलब ही यही है कि आपने मेमोरी से उठाना है और आपने उसको सीपीयू में लेके आना है, और 940 का मतलब है कि 940 एड्रेस से उठा के लेके आना है। सो बेसिकली उस इंस्ट्रक्शन में ये सारी बातें क्लैरिफिकेशन के साथ लिखी होती हैं। एक मशीन इंस्ट्रक्शन एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, आपका सीपीयू जब उसको देखता है तो उसको इंटरप्रेट कर लेता है। आगे लिखता है इफ मोर देन वन रजिस्टर एग्जिस्ट, अगर एक से ज्यादा रजिस्टर एग्जिस्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, और जो कि हकीकत बात यही है कि आपके प्रोसेसर में सिर्फ एक दो रजिस्टर नहीं होते, बल्कि आपके प्रोसेसर में नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। और फिर क्या होता है कि हर रजिस्टर का एक यूनिक नेम होता है और एक नंबर होता है। मसलन एक रजिस्टर का नाम है आर, उसके बाद उसके आगे नंबर भी लिखा होगा R7, या एक रजिस्टर है एस रजिस्टर, तो उसका नंबर होगा S7 है, S6 है, एक नेम भी होगा और एक उसका नंबर होगा। तो उससे आप जो है ना उसको आइडेंटिफाई करते हैं फिर कि किस रजिस्टर से और किस नंबर से, यानी कि एक नेम के कई रजिस्टर्स होते हैं। मतलब आर के ना R0 से R7 हो, एस रजिस्टर S0 से S7 होगा, टी रजिस्टर T0 से T7 होगा। नॉर्मली टी का जो सिंबल यूज होता है टेम्पररी रजिस्टर, जहां पे आपने टेम्पररी इंफॉर्मेशन सेव करनी है। एस रजिस्टर जो होते हैं वो होते हैं सेव रजिस्टर, जहां पे इंफॉर्मेशन आपने एक दफा उठाते हैं तो वहां पे वापस भी रखते हैं, बिकॉज उनको आप जो है वो टेम्पर नहीं करते। इस तरह स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है, इस तरह आपका असेंबली रजिस्टर, मतलब रजिस्टर्स की कैटेगरीज होती हैं जो आपके प्रोसेसर के अंदर मौजूद होते हैं। अभी मैं उसकी डिटेल्स में इंशाल्लाह थोड़े लेक्चर्स के बाद या कुछ एक आध लेक्चर में आऊंगा उसके ऊपर। एक होता है इमीडिएट। इमीडिएट ये होता है कि जो आपकी मशीन इंस्ट्रक्शन होती है ना, मशीन इंस्ट्रक्शन में जो मशीन इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आपका जो है वो क्या कहते हैं उसे, ऑपरेंड पड़ा होता है। तो उसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपको मशीन इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आपको ऑपरेंड जो है वो मिल जाता है। सो बेसिकली क्या हमने पढ़ा आज, हमने ये पढ़ा कि आपका जो सोर्स ऑपरेंड है वो चार जगहों में हो सकता है। वो मेन मेमोरी में हो सकता है, वो आईओ में हो सकता है, वो प्रोसेसर के रजिस्टर में हो सकता है, या वो मशीन इंस्ट्रक्शन के अंदर ही होगा, यानी कि इमीडिएटली उसके अंदर पड़ा होगा। सो ये चार वेज है। अच्छा, अब
कहता है कि विद इन द कंप्यूटर ईच इंस्ट्रक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सीक्वेंस ऑफ बिट। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि हर इंस्ट्रक्शन जो होती है वो रिप्रेजेंट होती है बाय अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स की फॉर्म में। आपको पता है ना कि कंप्यूटर के बैकएंड पे तो सब कुछ वंस और जीरोस है। तो बेसिकली क्या होगा कि हर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर जो है वो सीक्वेंस ऑफ बिट्स है, और आपकी जो मशीन इंस्ट्रक्शन है वो फर्दर जो है डिफरेंट फील्ड्स में डिवाइडेड है। यानी कि एक इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने 3 फील्ड्स देख रहे हैं। उसमें क्या है, पहला फील्ड जो है वो है आपके पास, जैसे आपके सामने जो एग्जांपल है उसमें 16 बिट्स की आपके पास एक सिंपल इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें पहले 4 बिट्स जो है वो ऑपकोड है, और अगले 6 बिट्स जो है वो किसी ऑपरेंड का रेफरेंस है। अब वो ऑपरेंड का रेफरेंस का मतलब क्या होगा कि उस इस इन 6 बिट्स में कोई रेफरेंस होगा। इस रेफरेंस के थ्रू, इस रेफरेंस पे, ये कहते हैं ना ये मेरा रेफरेंस है यार, मेरे रेफरेंस से बात कर लेना। यानी कि रेफरेंस का मतलब है आपने उस रेफरेंस के पास जाना है, वो आपको काम करेगा। सो ऑपरेंड रेफरेंस का मतलब है कि उस रेफरेंस के ऊपर आपको ऑपरेंड मिल जाएगा। और अगले 6 बिट्स किसके लिए हैं कि इस ये अगला ऑपरेंड का एड्रेस है, यानी कि एक उस रेफरेंस पे जाएंगे तो ये वाला ऑपरेंड मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर ये तो आपने नई बात बताई। चैप्टर नंबर 3 में आप मुझे बता रहे थे कि 4 बिट्स ऑपकोड के हैं, 12 बिट्स एड्रेस के हैं। तो मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि ये कोई वाहिद फॉर्मेट नहीं है, इस तरह के कई फॉर्मेट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये ना समझना कि हमेशा आपकी 16 बिट्स का इंस्ट्रक्शन होगी, पहले 4 बिट्स ऑपकोड होंगे और अगले 12 बिट्स एड्रेस होगा, ऐसा नहीं होगा। बाज दफा 16 बिट्स की इंस्ट्रक्शन होती है, 16 के 16 बिट्स ऑपकोड होते हैं, ये भी होता है 16 के 16 बिट्स ऑपकोड होते हैं। बाज दफा ये होता है वो 16 बिट्स होते हैं, 16 के 16 बिट्स कोई एड्रेस हो रहा होता है, या उन 16 बिट्स में पहले 4 बिट्स ऑपकोड होते हैं, अगले 12 बिट्स एड्रेस होते हैं, या उसमें पहले 4 बिट्स ऑपकोड होते हैं, अगले 6 बिट्स ऑपरेंड रेफरेंस होते हैं, अगले 6 बिट्स भी ऑपरेंड रेफरेंस होते हैं। एक ही आर्किटेक्चर के अंदर मल्टीपल जो है ना फॉर्मेट्स चल रहे होते हैं, और आपका प्रोसेसर वो सारे फॉर्मेट्स जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है। आपको आपके जो आर्किटेक्चर होता है ना, उस जिस आर्किटेक्चर पे एक प्रोसेसर बना है, तो उस आर्किटेक्चर पे जो प्रोसेसर डिजाइन होता है, उस प्रोसेसर को अपने आर्किटेक्चर के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट्स हैं वो सारे फॉर्मेट्स को जो है ना वो पहचानता है और उसको जो है ना इंटरप्रेट करने की सलाहियत रखता है। सर इसको फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेस, जो हमारा आर्किटेक्चर होता है वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेट जो है उसे एक्सेप्ट कर सकता है। अच्छा, इसमें दो डिफरेंट बातें हैं। एक आपने आपने अब जरा अपने वर्ड्स पे थोड़ा सा गौर करना। एक है इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब ये होता है कि आपका प्रोसेसर कितनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डील कर सकता है। मतलब आपका प्रोसेसर ऐड की कमांड को समझता है, आपको कहा यस। मल्टीप्लाई को समझता है, आपको कहा जबरदस्त समझता है। सब्ट्रैक्शन को समझता है, एंड, और, नॉर, नैंड, कॉम्प्लीमेंट, स्वैप। अच्छा, उसके बाद टॉगल। मतलब मैं आपको नाम दे देता हूँ इंस्ट्रक्शंस के, मैं कहता हूँ ये 216 इंस्ट्रक्शंस है। क्या ये 200 की 216 इंस्ट्रक्शंस आपके प्रोसेसर अंडरस्टैंड करता है? आपका थिंक करता है? तो आप कहेंगे यार मेरा जो इंस्ट्रक्शन सेट है ना वो इन 216 के ऊपर इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बेस करता है। 217वीं इंस्ट्रक्शन आएगी वो प्रोसेसर नहीं समझ सकेगा। सो कोई भी आप कोड लिखेंगे सी प्लस प्लस में, जावा में, पाइथन में, वो इवेंचुअली उन 216 इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होगा बैकएंड के ऊपर। ठीक है, नजर नहीं आएगा आपको फ्रंट एंड पे, आप बड़े कॉम्प्लिकेटेड से काम कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल कोड लिख रहे हैं। अल्टीमेटली उस कोड ने कन्वर्ट किस में होना है? उन इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शंस में, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट होना है। वही इंस्ट्रक्शन जो आपके इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर अवेलेबल होंगी। ये तो बात होती है इंस्ट्रक्शन सेट की। इंस्ट्रक्शन सेट जस्ट टेल्स यू हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल इन योर सेट विच योर प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड, या आपका जो आर्किटेक्चर है उसमें उसके उस आर्किटेक्चर के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस की कैपेबिलिटी है डील करने के लिए। अच्छा, अब ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन सेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इंस्ट्रक्शन आप उस आर्किटेक्चर में लिखेंगे, यानी कि कोड करेंगे, कोई इंस्ट्रक्शन आप उस कंप्यूटर को, उस अपने प्रोसेसर को जो देंगे इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन को जो आप देंगे, पहली बात है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो कितने बिट्स की होगी? पहला तो ये सवाल है। आप कहते हैं सर 16 बिट्स की होगी, ये भी, इसका भी मैं आपको जवाब दे दूं, जरूरी नहीं है 16 बिट्स की इंस्ट्रक्शन हो। बाज ऐसे आर्किटेक्चर हैं जिनमें आप मल्टीपल बिट्स की इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। मसलन आप उनको 16 बिट की इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, आप उनको 32 बिट्स की इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं,
आप उनको 48 बिट्स की भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आप उनको 64 बिट्स की भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। सो पहली बात है कि जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं वो कितनी बिट्स की इंस्ट्रक्शन होगी, ये भी बाज आर्किटेक्चर में वेरिएबल होता है। फिर आपने चलो मान लिया कि 16 बिट की इंस्ट्रक्शन दे दी, उन 16 बिट में पहली फील्ड क्या होगी, दूसरी फील्ड क्या होगी, तीसरी फील्ड क्या होगी, ये भी वेरी करता है। सो इंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास जो इंस्ट्रक्शन जो फॉर्मेट है, इसको मैं कहूंगा इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट, वो फॉर्मेट मल्टीपल फॉर्मेट्स एक आर्किटेक्चर के अंदर चल रहे होते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। सो दो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट एक अलग चीज है, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट एक अलग चीज है। अच्छा, अब आपके सामने मैं क्वेश्चन थ्रो करता हूं, फिर मैं इसका जवाब भी खुद देता हूं ताकि आपकी, अब आप कहेंगे सर अच्छा अगर तो एक आर्किटेक्चर है ए, एक आर्किटेक्चर है बी, ए आर्किटेक्चर के अंदर लेट से 100 इंस्ट्रक्शंस है, बी आर्किटेक्चर जो है उसमें 5000 इंस्ट्रक्शंस है। ए आर्किटेक्चर एक बंदे ने प्रपोज किया, उसके अंदर सिर्फ 100 इंस्ट्रक्शंस है। दुनिया जहां का जो मर्जी आप कोड लिख दें, इवेंचुअली उसने उन 100 इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही कन्वर्ट होना है। अगला आर्किटेक्चर जो है उसके अंदर 5000 इंस्ट्रक्शंस है। आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा बेहतर होगा? सर इट डिपेंड्स। हाँ, आप एक्सप्लेन भी करें ना आगे। सर अगर तो देखिए ना, हमें अपनी जो है कॉस्ट वो रिड्यूस करनी है, ठीक है, और सिंपल प्रॉब्लम है, तो फिर तो हम छोटा इंस्ट्रक्शन सेट है उसे प्रेफर करेंगे। और अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो वो फिर बड़े इंस्ट्रक्शन सेट से जाहिर है उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होंगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से उसे एग्जीक्यूट करेगा और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करेगा। सर ये Anyone? आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि एक्सप्लेन कितनी करें। इंस्ट्रक्शन सेट को जो है वो सपोर्ट करेगा। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा ना कि आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि उसमें कितनी इंस्ट्रक्शन सेट की सपोर्ट है। मैंने आपको दो एग्जांपल दी हैं, ए और बी। एक में 100 इंस्ट्रक्शंस है, दूसरे में 5000 है। मैंने कहा कौन सा बेहतर है इसमें से? इसका जवाब दिया। सर 5000 वाला बेहतर है फिर अगर देखा जाए। 5000 वाला सर इंस्ट्रक्शन ज्यादा 5000 वाला 100 ज्यादा वाला बेटर होगा। सर, आई थिंक 100 वाला बेहतर होगा क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शंस जो है वो मतलब काफी ऑर्गेनाइज्ड होंगी कम होने की वजह से। शाबाश। देखिए इसका इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है कि इट डिपेंड्स। जिसने आपने सबसे पहले 0 to 1 ने जवाब दिया ना, बिल्कुल ठीक जवाब दिया। ये मैंने कहा ना सबसे जबरदस्त आंसर है, इट डिपेंड्स। डिपेंड करेगा किस सिनेरियो में बात कर रहे हैं। अगर तो आप बात कर रहे हैं ना सिंप्लिसिटी की, और अगर आपका लेट्स से अगर आपका जो जो टास्क आपने परफॉर्म करने हैं वो बड़े सिंपल से हैं और जिसमें आपको कम्प्लेक्सिटी किसी की लेना देना नहीं है और आप कॉस्ट को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो आप 100 इंस्ट्रक्शंस को प्रेफर करेंगे कि यार सिंपल सी बात, जो प्रोसेसर सिर्फ 100 इंस्ट्रक्शंस को समझ सकता है तो उसकी डिजाइनिंग भी आसान होगी ना। उसका जब हार्डवेयर डिजाइन किया होगा, जो उसके पीछे पूरा एक मैकेनिज्म होगा, वो बड़ा सिंपल सा होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा होगा। तो जो तो आप तो वो आप उसको प्रेफर कर लेंगे। जहां पे आपने बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, कॉम्प्लेक्स काम करवाने हैं, मुख्तलिफ तरह की उसमें फंक्शनलिटीज उससे लेनी है, तो वहां पे आपको एक ऐसा आर्किटेक्चर चाहिए कि जिसमें आपके पास हर काम के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन हो। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उससे होगा कि आपका काम तो बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन आपका आपका जो प्रोसेसर होगा वो बहुत कॉम्प्लिक, उसका डिजाइनिंग और जो उसकी जो आपने उसको डिजाइन करेंगे और आप उसका वो जो उसका हार्डवेयर पार्ट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा उसका। ठीक है। और डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे एक आर्किटेक्चर में आपने कहना है कि यार एक स्लाइड आ रही है, उसके बाद जो अगली स्लाइड आ रही है उसमें जो पिक्सल्स हैं उसके पिक्सल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उसको मर्ज करा के ब्लर करा के ना, जिस तरह होता है ना, एक स्क्रीन से आप दूसरी स्क्रीन पे जा रहे होते हैं, एक मर्ज एक डिम हो रही होती है, दूसरी ब्राइट होना शुरू हो जाती है, ये वाला काम आपने करवाना है। तो एक आर्किटेक्चर जो है उसके अंदर ऐसी कोई कमांड नहीं है। वो कहता है भाई आप पहले एक पिक्सल को अपने एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, अगले पिक्सल को अगली वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद उनको एक वेट से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर ये करो, फिर वो 100-200 कमांडें देने के बाद ये काम हो जाएगा। ये एक आर्किटेक्चर ए में ये काम होगा। आर्किटेक्चर बी में आपने सिर्फ एक कमांड देनी है कि ये जो ब्लरिंग और ये वाला फंक्शन है वो आप कॉल करेंगे, उसमें ऑटोमेटिकली आपका प्रोसेसर समझ जाएगा किसने क्या क्या काम करने हैं बैकएंड के ऊपर। वो सारे काम आपको एक कमांड के अंदर करके दे देगा। लेकिन डेफिनेटली फिर वो आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स भी तो होगा ना, उसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी जो है वो हाई होगा।
इसमें अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, ये आप वैसे नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे आपके पास माइक्रोवेव ओवन है, उसमें आपने बटन दबाना है, टाइमर है और आपका सिंपल है, वहां पे आपको क्या जरूरत है इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर की, या जो आपकी हजारों 2000 10,000 कमांडें चलाने के काबिल हो। आपको सिर्फ 10-15 कमांडें चलानी है, तो आपको सिंपल सा आर्किटेक्चर चाहिए, आपको एक छोटा सा कंट्रोलर चाहिए जिसमें आप थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हो और वो उसको एग्जीक्यूट कर दे। हाँ, जहाँ पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर है, जहाँ पे आपने गेमिंग करनी है और आपने बहुत हाई परफॉर्मेंस कोई काम करने हैं, तो वहां पे आपको डेफिनेटली एक ऐसा जो है वो आर्किटेक्चर चाहिए कि जिसके अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है बहुत हाई। मिसाल अब मैं आपको इसकी एक और देता हूँ। एक आर्किटेक्चर है आपका x86, जो अभी बड़ा वाइडली यूज हो रहा है और जिसमें आपकी जो जितने भी आपके लैपटॉप्स कंप्यूटर्स हैं वो उस पे बेस्ड हैं, और आपको पता है अपने कंप्यूटर से अपने लैपटॉप से कितनी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। इसके मुकाबले में आपका आर्म आर्किटेक्चर रिलेटिवली सिंपलर है और वो आपके मोबाइल फोन की एप्लीकेशंस के लिए यूज हो रहा है। डोमिनेंट मार्केट में, मोबाइल फोन की मार्केट में 90% प्लस आर्म है, और आपकी जो हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटिंग मशीन्स हैं और इनमें जो है वो इंटेल x86 डोमिनेंट है। जो आर्म आर्किटेक्चर है उसमें मोबाइल फोन वाली फंक्शनैलिटी में परफॉर्मेंस जो है वो जो है वो उससे कम है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि उसकी फिर वो कॉस्ट भी कम है, उस लिहाज से कि पावर कंजम्पशन कम है और सारा कुछ। एक और आर्किटेक्चर RISC-V आर्किटेक्चर आ रहा है, वो सबसे सिंपलेस्ट है, उसमें हार्डली कोई फ्यू इंस्ट्रक्शंस पे कंसिस्ट कर रहा है। और एग्जांपल इससे अंदाजा लगाएं कि जो x86 का मैनुअल है ना, जो जिसके अंदर ये सारी इंस्ट्रक्शन सेट लिखी हुई है और फॉर्मेट लिखे हुए हैं और ये डिजाइनिंग लिखी है, 5000 पेजेस का मैनुअल है। और ये जो आर्म आर्किटेक्चर का मैनुअल शायद 2000 या 2500 पेजेस पे मुश्तमिल होगा, और जो रिस्क आर्किटेक्चर है वो 200-250 पेजेस के ऊपर उसका मैनुअल है, बस उसमें सारा कवर हो जाएगा। और रिस्क आर्किटेक्चर जो है उसमें इंस्ट्रक्शंस कम है, तो IoT डिवाइसेस के लिए जो आपने हाथ में फिट वो पहनना है, वो स्मार्ट वॉच पहननी है, या कोई हेल्थ सेंसर, IoT सेंसर, IoT डिवाइसेस हैं जहाँ पे आपको छोटी छोटी काम कराने, तो वहां पे आपको सिंपलेस्ट इंस्ट्रक्शंस के साथ भी आपका काम जो है वो अचीव हो सकता है। तो ये सही कहा कि डिपेंड्स करेगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपकी जो है वो नेचर ऑफ वर्क के ऊपर, कि आपने किस आर्किटेक्चर को जो है वो प्रेफर करना है। ठीक है, इट मेक सेंस टू यू? बात समझ आती है मेरी सबको? यस सर। अच्छा यस सर। यस सर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे अब ये स्लाइड पढ़ लेते हैं, इस स्लाइड के बाद फिर थोड़ी सी ब्रेक कर लेते हैं नमाज की, और फिर हम दोबारा 15 मिनट के बाद कंटिन्यू करेंगे। अब एनीथिंग एल्स? चले। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये जो इंस्ट्रक्शंस आपने कही हैं अभी, जैसे आप अभी कह रहे थे ना इंस्ट्रक्शन सेट की, अभी मैं आपको ना आगे जब एग्जाम्पलों के साथ चीजें कराऊंगा ना, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं थोड़ी सी जैसे तमीद बांध रहा हूँ, एक फाउंडेशन बना रहा हूँ। मैं इसलिए फाउंडेशन बना रहा हूँ बिकॉज मेरे नजदीक अगर आपको सवाल हल करने आते हैं, लेट से आप कुछ एंड पे क्वेश्चन सॉल्व कर भी लेंगे, लेकिन डिजाइनर वही बच्चा बनेगा, या आर्किटेक्चर को की रूह को वही बंदा समझ सकेगा जिसको फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, जिसको पता होगा यार ये आर्किटेक्चर जो बनाते हैं ना इसकी बेस पे क्या है। अगर आपको वो चीज पता है ना, फिर ये आम आर्किटेक्चर को पढ़ के समझना, x86 के मैनुअल खोल के आप खुद ब खुद हजार पेजेस में खुद पढ़ लेंगे, बिकॉज आपको पता है यार आर्किटेक्चर बना कैसे था। अच्छा, अब जब मैं बात करूं ना इंस्ट्रक्शंस की, तो आपके दिमाग में पहला सवाल आना चाहिए कि सर ये जो आर्किटेक्चर जो होता है, जिसमें आप कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है, तो अगर मैंने वो एक इंस्ट्रक्शंस का सेट को मैं डायग्नोज करूं, तो उसमें किस तरह की इंस्ट्रक्शंस होंगी, मतलब क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो मैं आपको बता सकता हूं कि यार जो भी आर्किटेक्चर के सेट के अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगी ना, वो इन 4 कैटेगरीज में से कोई एक इंस्ट्रक्शन होगी, यानी कि इन 4 के अलावा कोई कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती। एक होती है डाटा प्रोसेसिंग, डाटा स्टोरेज, डाटा मूवमेंट, कंट्रोल। अगर आपको याद हो मेरा चैप्टर नंबर 1 जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था अब कंप्यूटर करता क्या है वैसे। अब कंप्यूटर का काम है डाटा प्रोसेसिंग करना, या डाटा स्टोरेज करना, या डाटा की मूवमेंट करना, या कंट्रोल करना। इसका मतलब क्या है कि जो भी आर्किटेक्चर होगा और उस आर्किटेक्चर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, उनमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड होंगी, कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो डाटा स्टोरेज से होंगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो डाटा मूवमेंट की होंगी, और कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंट्रोल की होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सर मैंने एक आर्किटेक्चर है, मैंने पढ़ा है या मैंने बनाया है या मैंने किया है, उसमें डाटा स्टोरेज की इंस्ट्रक्शंस तो है, डाटा प्रोसेसिंग की भी है, कंट्रोल की भी है, लेकिन उसमें डाटा मूवमेंट की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। वो आर्किटेक्चर कंप्लीट ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता कि उसमें डाटा मूवमेंट की जो है वो इंस्ट्रक्शंस ना हो। आपके आर्किटेक्चर की जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आपकी आर्किटेक्चर में इन चारों टाइप्स की बेसिकली इंस्ट्रक्शंस जो है वो बेसिकली एग्जिस्ट करेंगी।
अब आप कहेंगे सर डेटा प्रोसेसिंग की क्या हो सकती है? डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ये अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होंगी जो प्रोवाइड करेंगी कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज फॉर प्रोसेसर न्यूमेरिक डाटा, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई है। फिर एक उसमें बूलियन इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एंड, और, एक्सऑर, एक्स नॉट, कॉम्प्लीमेंट और इस तरह की ऑपरेट्स होती हैं। ये बिट्स के ऊपर अप्लाई होती है रादर देन नंबर। जैसे 76 मल्टीप्लाई बाय 75 ये नंबर है। अगर आप 76 को बाइनरी में करें और फिर 73 को या 50 को बाइनरी में करें और फिर बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करें, वो बूलियन कहलाता है। ये तो होगी डेटा प्रोसेसिंग की। फिर आती है डेटा स्टोरेज की। इसका मतलब है आपके आर्किटेक्चर में कुछ कमांडें ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप मूवमेंट ऑफ डाटा कर रहे हो इन, इनटू और आउट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन, यानी कि रजिस्टर से निकाल के मेमोरी में ले जा रहे हो, मेमोरी से निकाल के रजिस्टर में ले जा रहे हो। जैसे लोड की कमांड थी, स्टोर की कमांड थी। लोड क्या था? मेमोरी से लोड करो प्रोसेसर में। स्टोर क्या था? प्रोसेसर से स्टोर कराओ मेमोरी में। ये स्टोरेज की कमांडें आ गई। प्रोसेसिंग की कमांडें क्या थी? एंड करो, अच्छा उसको जो है आप सब्ट्रैक्शन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, फिर आपके पास एक कमांड आती है कंट्रोल की। कंट्रोल में क्या होता है? आपकी टेस्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आप एक किसी भी वैल्यू को टेस्ट करते हैं कि यार ये जो यूजर ने नंबर एंटर किया है, और लेट्स से यूजर ने एंटर किया 5, आपने स्टोर करवाया हुआ था 5, क्या 5 5 के बराबर है? अगर है तो एक खास इंस्ट्रक्शन के ऊपर जंप कर जाओ, ब्रांच कर जाओ। जिस तरह आप कहते नहीं गो टू, एक उस जगह पे मूव कर देते हैं। सो कंट्रोल का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। आपने अपना कंट्रोल उस इंस्ट्रक्शन से हटा के प्रोसेसर को आगे फेंक दिए, यानी कि प्रोसेसर अभी 300, 301, 302, 303 पे था, 303 से अचानक आपने कहा 903 पे चले जाओ, जंप मार जाओ, क्योंकि कोई कंडीशन सेटिस्फाई हुई होगी, कोई चीज ट्रू हुई होगी, कोई बग कुछ हुआ होगा, कोई इंटरप्ट आया होगा, कुछ भी हुआ होगा जिसके ऊपर जाके आपने कंट्रोल कर दी। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, जंप इंस्ट्रक्शंस, ब्रांच इफ इक्वल, ब्रांच इफ नॉट इक्वल, टेस्ट, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस भी आपके आर्किटेक्चर में मौजूद होंगी। लास्ट है डेटा मूवमेंट की। डेटा मूवमेंट की इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? वो ये होती है इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शंस, जो कि आर नीडेड टू ट्रांसफर प्रोग्राम्स एंड रिजल्ट इनटू मेमोरी एंड द रिजल्ट्स ऑफ कंप्यूटेशन बैक आउट ऑफ। जी जी पूछे सर। काइंडली ब्रांच इंस्ट्रक्शन की कोई एग्जांपल बता दें। ब्रांच इंस्ट्रक्शंस की एग्जांपल ये है, मसलन मैं कहता हूँ कि एक रजिस्टर है R1। मसलन मैं कहता हूँ कि फॉर मैं अभी आपको ना असेंबली में नहीं जा रहा, मैं अभी आपको C++ में आ जाऊंगा, ताकि जो आपने पढ़ा हुआ है अभी, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने असेंबली की हुई। जैसे आपने कहा है फॉर I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन और इक्वल टू 10 और I++। तो इसमें क्या होगा कि I की वैल्यू पहले 0 होगी तो वो पूरा लूप चलेगा, 1 होगी पूरा लूप चलेगा, 9 होगा तो पूरा लूप चलेगा। जब I की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है, और लेस देन I इज लेस देन 10 था, लेट्स से I इज लेस देन 10 था, तो 9 इज लेस देन 10 तो मैं चल गया लूप। जैसे I की वैल्यू 10 हो जाएगी तो उस फॉर लूप से अब बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही होगा ना? जी सर। जी सर। ठीक है। अब फॉर लूप जो है ना, या वाइल लूप, ये लूप, ये कंप्यूटर को नहीं पता ये क्या लूप है। बैकएंड के ऊपर जब मैं आपको इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ाऊंगा ना, आपको कंप्यूटर को लूपों से कोई लेना देना नहीं है, प्रोसेसर को ना, प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट में कोई लूप होते हैं। ये जो जितने भी आप लूप शूज बनाते हैं, फॉर लूप, ये इनकी बैकएंड के ऊपर ना कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन सेट में कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसके अगेंस्ट जंप होती है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन होती है। वो क्या कर रही होती है? दो रजिस्टर की वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रही होती है। अगर वो इक्वल हो जाती है तो लेट से आपने उस पर लिखा हुआ है, अगर ये इक्वल हो जाती है तो एक फलाने एड्रेस लोकेशन के ऊपर जंप कर जाओ, तो आपका प्रोग्राम जो है वो उस लोकेशन पे जंप कर जाता है। अदरवाइज वो सीक्वेंशियल चल रहा होता है। जैसा मैंने आप लोगों को कहा था ना, वॉन मैन न्यूमन आर्किटेक्चर, कि या तो वो आपका सीक्वेंशियल चलता रहेगा अनलेस आप उसको कहोगे नहीं कि आपने फलान जगह पे चले जाना है। तो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की इंस्ट्रक्शंस की जो टाइप्स हैं वो ब्रांच है, जंप इंस्ट्रक्शंस है, जो इंशाल्लाह भी मैं आपको इस लेक्चर के अगले हिस्से में आपको बताऊंगा कि कंट्रोल की कौन कौन सी टाइप्स हैं, डेटा प्रोसेसिंग की सारी टाइप्स बताऊंगा। इतना बता दूंगा कि आपको इंस्ट्रक्शन सेट का जो इंस्ट्रक्शन सेट जब आप डिजाइनिंग की तरफ आएंगे तो आपको पता लग जाएगा, ज़बानी कलामी पता लग जाएगा, यार ये इंस्ट्रक्शन सेट में ये चीजें होनी चाहिए। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझें। आखिरी जो टाइप है वो है डेटा मूवमेंट की। एक कमांडें कुछ ऐसी भी तो होनी चाहिए ना जिसमें आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हो, IN कर रहे हो, और कीबोर्ड और मॉनिटर के ऊपर आउटपुट दे रहे हो। आउटपुट जो IO डिवाइसेस के साथ आपने इनपुट लेनी है, जो मेमोरी में लेके जानी है, और फिर मेमोरी से वापस आपने IO को वापस भेजनी है, तो उस तरह की कुछ कमांडें भी आपके आर्किटेक्चर में होंगी। वरना तो यूजर से आप इनपुट ले नहीं सकोगे। वरना वीडियो गेम खेल रहे हो,
वहां पे आपकी क्या है, वहां पे आपकी यूजर से इनपुट मांग रहा है, अब आपने जंप करना है, अब आपने मूव करना है, अब आपने ये वाला जो है वो एक्शन परफॉर्म करना है। सो एक कमांडें वो भी होंगी। सो बेसिकली समराइज में ये करता हूँ कि पहली तो हमने एक बात ये देखी है कि जब आप किसी भी प्रोग्राम में आपको सोर्स ऑपरेंड चाहिए होता है, तो वो सोर्स ऑपरेंड जरूरी नहीं है कि आपने मेमोरी से ही उठाना है। जिस तरह मैंने वो चैप्टर नंबर 3 में नहीं कहा था, मेन मेमोरी से 003 आया था और 002 आया था। वो 003 और 002 आपके प्रोसेसर के रजिस्टर्स के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। वो आपकी कीबोर्ड, आपकी आईओ डिवाइसेस से भी आ सकते हैं, ठीक है, वो मेमोरी से भी आ सकते हैं। वो ऐसा भी हो सकता था कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी ना, उस इंस्ट्रक्शन के अंदर भी आपका वो सोर्स ऑपरेंड मौजूद हो सकता था। वो ऐसी इंस्ट्रक्शन भी होती हैं जिसमें हम आई लगा देते हैं, ऐसा लिख देते हैं जिसमें पता लग जाता है कि ये ऑपरेंड भी इसके अंदर ही मौजूद है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये एक तो हमने ये बात नहीं सीखी है। दूसरा मैंने कहा था उसी चैप्टर की जो स्लाइड्स को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। दूसरा हमने कहा जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है वो जरूरी नहीं है 4 बिट्स का ऑपरेंड है या 12 बिट्स का एड्रेस है, ना ना ना, 4 जमा 6 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, 4 जमा 5 जमा 5 जमा 2 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। एक ही इंस्ट्रक्शन सेट में मल्टीपल फॉर्मेट्स चल रहे होते हैं इंस्ट्रक्शन के, यानी कि इंस्ट्रक्शन के कई फॉर्मेट चल रहे होते हैं, लेकिन एक लिमिटेड फॉर्मेट्स होते हैं। ये भी नहीं होता कि 1000 फॉर्मेट है, 10-12 कुछ फॉर्मेट्स होंगे। वो सारे फॉर्मेट्स आपके आर्किटेक्चर के अंदर डिफाइंड होते हैं, आपके प्रोसेसर को बताया होता है कि ये सारे फॉर्मेट, ये भी आ सकता है, इस तरह का भी आ सकता है, इस तरह का भी आ सकता है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि इंस्ट्रक्शन सेट एक चीज होती है जो कि सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ होता है, और वो अब आपको उन इंस्ट्रक्शंस में कौन सी चीजें शामिल है, तो उसकी 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो कि आपका कंप्यूटर करता है, यही काम है, डाटा मूवमेंट करता है, डाटा स्टोरेज करता है, डाटा प्रोसेसिंग करता है, ये 4 का, इन 4 चीजों के अलावा कंप्यूटर तो कुछ करता ही नहीं है। सो इसका मतलब है कोई भी आर्किटेक्चर होगा, चाहे वो छोटे से छोटा आर्किटेक्चर हो, दुनिया का बड़े से बड़ा हो, सिंपल से सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स हो, उस आर्किटेक्चर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो इंस्ट्रक्शंस को आप 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी है प्रोसेसिंग की इंस्ट्रक्शंस की, एक है स्टोरेज की इंस्ट्रक्शंस की, एक है कंट्रोल की, एक है डाटा मूवमेंट की। तो इन चारों इंस्ट्रक्शंस जो है आपके आर्किटेक्चर में मौजूद होंगी। ये हम आर्म में भी देखेंगे, x86 में भी देखेंगे। उनके अंदर आप देखेंगे कि डाटा स्टोरेज की भी इंस्ट्रक्शंस है, प्रोसेसिंग की भी है, कंट्रोल की भी है और मूवमेंट की भी। ठीक है, अभी इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं। अभी हम लेते हैं ब्रेक, नमाज की ब्रेक लेते हैं, 15 मिनट के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं।